नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तान्या सोनी, श्रेया यादव और नेविन डेल्विन, ये उन 3 नौजवानों के नाम हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ाई करते वक्त डूबकर मर गए। दिल्ली की हालत ऐसी कर दी गई है कि कभी भी बारिश का पानी, नाले का पानी आपके घरों में घुसकर किसी की जान ले सकता है। हर बारिश में ऐसा होता हुआ हम देखते हैं और हर बारिश के बाद दिल्ली वाले और दिल्ली चलाने वाले दोनों भूल जाते हैं। दिल्ली में सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करने वाले तीनों छात्रों की मौत के बाद अभी तक सारी बातें कही जा चुकी हैं, लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं हुआ। इमारतों को सील कर देना, डिविजनल कमिश्नर से रिपोर्ट मांगना, यह सब वो एक्शन है जो किसी भी दुर्घटना के बाद लिए ही जाते हैं, पहले भी लिए जाते रहे हैं और इमारतों के सील होने के बाद भी सब कुछ वैसा ही चलता मिल जाता है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि यह भी आपकी गिरफ्तारी का कारण हो सकता है कि बारिश के कारण सड़क पर पानी भरा है और आपकी गाड़ी की रफ्तार से पानी में लहरें पैदा होती हैं और कोई इमारत गिर जाती है। आप जेल जाएंगे। सड़क पर पानी किसकी लापरवाही से भरा, इसके लिए कोई जेल जाएगा, उससे पहले गाड़ी वाला अरेस्ट हो गया। खबर है कि राउज आईएस सर्किल की इमारत पर बुलडोजर चलने वाला है। यह कुछ और नहीं, आक्रोशित जनता को तुरंत संतुष्ट करने का फर्जी न्याय है। क्या बाकी इमारतों पर भी बुलडोजर तुरंत ही चलेगा? जिन्होंने एनओसी नहीं ली और फायर सेफ्टी की एनओसी लेने के बाद भी कोई ठोस इंतजाम नहीं किए। एक नियम लागू नहीं हो पाता और एक इमारत पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की नौटंकी की जाती है, जो अब बंद हो जानी चाहिए। सुधार कीजिए और बेहतर सुरक्षित बनाइए। छात्रों को किसी सवाल का जवाब मिल नहीं रहा, जबकि छात्रों की मांगे एकदम स्पष्ट हैं। उनका कहना है कि पुलिस और प्रशासन पहले बताए कि मरने वालों की सही संख्या क्या है। छात्रों को शक है कि संख्या ज्यादा हो सकती है। दूसरा, सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन कोचिंग संस्थाओं के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए जो नियमों का पालन नहीं करते। इलाके में बिजली के तारों और ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाना चाहिए। किराए की वसूली में मनमानी नहीं होनी चाहिए। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें राजनीति के सवाल भी बखूबी मालूम है। करोड़ों रुपए कमाने वाले कोचिंग संस्थानों ने तीनों छात्रों के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया। इन संस्थानों के पास इतना पैसा है कि हर दूसरे दिन अखबारों में पूरे पन्ने का विज्ञापन छपता रहता है, तो मुआवजा देने में देरी क्यों? ऐसी भी खबरें हैं कि छात्रों को हिरासत में लिया गया क्योंकि वे अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इससे हासिल क्या होगा? क्या अगली दुर्घटना टल जाएगी? अब आते हैं बहस के बिंदुओं पर। वैसे बहस से भी कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। बहस इस बात को लेकर चल रही है कि दिल्ली सरकार के मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो कोई कह रहा है उपराज्यपाल को क्यों नहीं देना चाहिए। दिल्ली का बॉस कौन है? क्यों अधिकारी मंत्री की बात नहीं सुनते? अधिकारी किसे रिपोर्ट करते हैं? अगर एलजी को करते हैं तो जवाबदेही उपराज्यपाल की बनती है, अगर मंत्री को करते हैं तो जवाबदेही मंत्री की ही बनेगी। 10 साल में दिल्ली कौन चलाएगा, क्या क्या हुआ, इससे आप अनजान बने नहीं रह सकते। दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था का यह हाल किसने किया, इसकी जवाबदेही आप तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनाब सभी प्रकार की जवाबदेहियों से ऊपर उठ चुके हैं। चूंकि इसे लेकर काफी बहस हो रही है, तो संक्षेप में पहले इसी को देखते हैं। 2015 में गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि दिल्ली में सर्विसेज यानी नौकरशाही पर उपराज्यपाल का नियंत्रण रहेगा। सर्विसेज के मामले में 5 जजों की संविधान पीठ ने 11 मई 2023 को अलग से फैसला दिया कि इसके विनियमन की शक्ति दिल्ली सरकार के पास है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली का मॉडल अपने आप में एक अलग मॉडल है और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों जैसा नहीं है। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन को छोड़कर बाकी अधिकार क्षेत्र दिल्ली सरकार का है। मगर केंद्र सरकार 19 मई 2023 को एक अध्यादेश ले आई और प्रशासनिक मामलों में अंतिम निर्णय का हक वापस लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया। इस अध्यादेश में यह लिखा गया था कि राजधानी में हुई कोई भी घटना या निर्णय सिर्फ इसके निवासियों को ही नहीं, पूरे देश को प्रभावित करता है।
अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक परिदृश्य पर इसके चलते हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, छवि, विश्वसनीयता और सम्मान दांव पर लगे होते हैं। देश की राजधानी पूरे देश की है और व्यापक राष्ट्रीय हित इसी में है कि इसके प्रशासन में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई केंद्र सरकार के जरिए पूरे देश के लोगों की भूमिका हो। तो क्या दिल्ली की जनता ने अपनी सरकार के लिए विधायकों का लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं किया था? अगस्त 2023 में इसे कानूनी जामा पहना दिया गया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया गया। अब जब अफसरों पर उपराज्यपाल का नियंत्रण होगा तो जवाबदेही किसकी होनी चाहिए यह आप तय कर सकते हैं। भारत में किसी आम आदमी की जान जाती है मगर जवाबदेही कहीं तय नहीं होती। 5 साल पहले सूरत के तक्षशिला आर्केड में आग लगी, कोचिंग के लिए गए 22 छात्र जलकर मर गए। अभी तक अदालती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। राजकोट में गेमिंग सेंटर में 27 युवा जलकर मर गए, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। कई बार ऐसी घटनाओं के बाद इमारतें सील हुई हैं, लेकिन क्या इमारतें इससे सुरक्षित हुई हैं, ये बड़ा सवाल है। टाइम्स ऑफ इंडिया की मई 2024 की यह रिपोर्ट है कि तक्षशिला आर्केड के मामले में सभी आरोपी बेल पर बाहर हैं। अभिभावकों का बयान छपा है कि उनकी मांग के बावजूद मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं भेजा गया। इस मामले में किसी का इस्तीफा नहीं हुआ, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक ने इस्तीफा नहीं दिया। फिर भी अगर पब्लिक की राय बनती है कि तीनों छात्रों की मौत के मामले में इस्तीफा होना चाहिए, तब यह तय करना ही होगा कि इस्तीफा किसका हो, विधायक का, सांसद का, दिल्ली सरकार के मंत्री का और दिल्ली के उपराज्यपाल का। मेरे पास एक समाधान है। अगर इस बहस का जज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बना दिया जाए तो वे सही फैसला कर सकेंगे। वही बता पाएंगे कि बालेश्वर में 290 यात्रियों के मारे जाने के बाद इस्तीफा ना देने के लिए क्या करना पड़ता है। किसी भी रेल दुर्घटना के समय खुद को जवाबदेही से ऊपर रखने की नैतिक प्रक्रिया क्या क्या होती है। अगर वो तैयार नहीं होते तो राजनाथ सिंह भी इस्तीफा कमेटी के जज बनाए जा सकते हैं, जिन्होंने कहा था उनके यहां इस्तीफा नहीं होता है। इस बहस को आप कितना भी खींच लीजिए, तीनों छात्रों के मौत से जुड़े सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। इसलिए इस बहस को छोड़ एक्शन पर फोकस करते हैं। 13 इमारतें सील की गई हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। क्या पूरी दिल्ली में नियमों का उल्लंघन करते हुए इतनी ही इमारतें पाई गईं? आगे बताएंगे कि ऐसी इमारतों की संख्या कई 100 में है। ओल्ड राजेंद्र नगर और दिल्ली भर में कोचिंग सेंटर से लेकर बेसमेंट या तंग जगहों में चलने वाली लाइब्रेरी की संख्या कितनी है? क्या फायर सेफ्टी लेते समय बताया जाता है कि लाइब्रेरी के लिए अनुमति मांगी जा रही है और 30 से 50 छात्र यहां एक साथ बैठकर पढ़ाई करेंगे? राउज आईएएस की एनओसी सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें तो यही बताया जा रहा है कि पार्किंग और स्टोरेज के लिए एनओसी दी गई, फिर लाइब्रेरी कैसे खुल गई? दूसरा यह भी बताया जाए कि दिल्ली भर में और ओल्ड राजेंद्र नगर में कितनी ऐसी लाइब्रेरी है जिनकी एनओसी लाइब्रेरी के नाम पर ली गई है, और लाइब्रेरी का मालिक कौन है, कोचिंग या कोई और भी सामान्य मकान मालिक? 12 से 24 घंटे की लाइब्रेरी होती है। इस हिसाब से 2000 से 5000 रुपया महीना किराया लगता है। हम यह भी जानना चाहेंगे कि क्या इसके लिए छात्रों को कोई बिल दिया जाता है या एक तरह का काला धन उत्पादन केंद्र है? कुछ लाइब्रेरियां बिल देती हैं, मगर कुछ के बारे में सुनने को मिला रजिस्टर पर नाम लिखा जाता है, बिल नहीं दिया जाता। तब तो यह काला धन बनाने का जरिया भी है। लाइब्रेरी की कमाई पर सरकार के पास क्या जवाब है, बताना चाहिए। केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि दिल्ली में कितनी लाइब्रेरी चल रही हैं, उनकी कमाई पर टैक्स लिया जा रहा है या नहीं। अब आते हैं बायोमेट्रिक डोर लॉक के सवाल पर। राउज आईएएस कोचिंग के जिस सेंटर पर हादसा हुआ उसके बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि 26 जुलाई को पटेल नगर में करंट लगने से यूपीएससी की तैयारी करने वाले एक छात्र नीलेश राय की मौत हो गई। उसके बाद से निर्देश थे कि ज्यादा बारिश होने या पानी भरने पर करंट के खतरे से बचने के लिए बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएं। हम इस निर्देश की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन वह घटना भी लगता है भुला दी गई है। राउज आईएएस की इमारत को लेकर छात्रों का कहना है कि बिजली जाते ही बायोमेट्रिक दरवाजा बंद हो गया, खुला ही नहीं। कई लाइब्रेरी के दरवाजे पर बायोमेट्रिक लॉक हैं।
छात्रों के पास कार्ड होता है और वे कार्ड की मदद से लाइब्रेरी में जा सकते हैं। दरवाजा भीतर से पुश बटन से खुलता है। दुर्घटना के समय अगर लॉक नहीं खुला तो खतरनाक हो सकता है। एमसीडी ने क्यों नहीं पता किया जहां 30-40 छात्र पढ़ेंगे वहां से निकलने की क्या व्यवस्था है? क्यों नहीं जानने का प्रयास किया कि किसी दुर्घटना की स्थिति में बायोमेट्रिक डोर लॉक कितना खतरनाक हो सकता है? कोचिंग संस्थाओं ने भी इस तरह के लॉक सिस्टम क्यों बनाए? क्या एनओसी देते समय एमसीडी को पता रहता है? वह जानने की कोशिश करती है कि इस इमारत में लाइब्रेरी तो नहीं चलेगी? कभी पूछने का प्रयास किया है? अगर किया है तो रिकॉर्ड दिखाना चाहिए। तो लाइब्रेरी का सिस्टम केवल दिल्ली में नहीं है, देश भर में फैल चुका है। तो इसके सुरक्षा मानक तय होने ही चाहिए, दिल्ली के लिए भी और देश भर के लिए। बेसमेंट में मेस चलता है, जिम चलता है, अन्य दुकानें चलती हैं। सबको पता है कि सड़कें अब ऊंची हो गई हैं। बारिश के समय भारत का हर शहर पानी से भरने लगा है। साल दर साल हम देखते आ रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों पर भी बाढ़ जैसी हालत है। फिर एमसीडी से लेकर दिल्ली सरकार तक एक्शन में क्यों नहीं आई? हम पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन जिस भी छात्र ने दिल्ली सरकार के पोर्टल पर शिकायत की थी वह धन्यवाद का पात्र है। उसे गलत लगा तो उसने समय से पहले शिकायत की, लेकिन दिल्ली सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पता करना चाहिए कि पोर्टल की शिकायत दूर करने की जिम्मेदारी जिस अफसर की है वो किसका आदेश मानता है, सरकार के मंत्री का या उपराज्यपाल का। यह पत्र काफी वायरल है कि किशोर सिंह कुशवाहा ने 26 जून को शिकायत की कि राव आईएएस इंस्टीट्यूट में बिना अनुमति के बेसमेंट में क्लास का संचालन हो रहा है, जिससे विद्यार्थियों और स्टाफ की जान को खतरा है। कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। दिल्ली सरकार के पोर्टल पर यह शिकायत की गई, तो पोर्टल पर की गई शिकायतों का हाल भी इसी से पता चला और अब सरकार नहीं कह सकती कि उसे पता नहीं था। किशोर सिंह कुशवाहा ने एक बार नहीं 15 और 22 जुलाई को भी फिर से शिकायत की और याद दिलाया। 27 जुलाई की शाम दुर्घटना हो गई, 3 छात्रों की मौत हो गई। कुशवाहा ने अपनी शिकायत में यह भी लिखा था कि इस मामले में जब संबंधित संस्था को सूचना दी गई तो कहा गया इसका पैसा दिल्ली नगर निगम कमिश्नर को जाता है। इस प्रकार ये एमसीडी में भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण दिखाई देता है, लेकिन घटना के दिन तक इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। किशोर सिंह कुशवाहा ने अपना काम कर दिया। इसके बाद भी यह दुर्घटना हुई और 3 छात्रों की मौत हुई। जब दुर्घटना से 1 महीना पहले शिकायत करने पर कुछ नहीं हुआ तो जाहिर है दुर्घटना के बाद फोन करने पर मदद का तुरंत नहीं पहुंचना भी हैरान नहीं करता है। कई छात्रों ने आरोप लगाया मदद देर से पहुंची। कोई जानने का प्रयास नहीं करता जहां फोन किया गया था वहां उस समय क्या कुछ उपलब्ध था, देर क्यों हुई, यह सवाल भुला दिया गया है। 28 जुलाई के द हिंदू अखबार में निखिल एम बाबू और अलीशा दत्ता की रिपोर्ट है। शाम 7 बजे फायर सर्विस को कॉल गई कि ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर गया है, बच्चे उसमें फंस गए हैं। 5 अग्निशमन गाड़ियां वहां भेजी गई। दिल्ली पुलिस, एनडीआरएफ और दिल्ली फायर सर्विस के लोग भी फौरन मौके पर पहुंचे। इलाके के डीसीपी एम हर्षवर्धन ने बताया कि भारी बारिश से इलाके में पानी जमा था। लगता है कि बेसमेंट में अचानक पानी आया जिससे लोग फंस गए। ऐसा कैसे हुआ, हम इसकी जांच कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राव आईएएस कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में कोचिंग सेंटर, बिल्डिंग मैनेजमेंट और इलाके के ड्रेनेज सिस्टम की देखरेख के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और फर्म के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने एक फोर्स गुरखा गाड़ी के ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि यह गाड़ी बारिश में पानी से भरे रास्ते पर तेज रफ्तार से आई और राव आईएएस के गेट से टकराई, जिससे दरवाजे पर दबाव पड़ा और वो टूट गया। डीसीपी ने कहा गिरफ्तार किए गए ड्राइवर की लापरवाही साबित हुई है। हो सकता है कि यह कारण रहा हो, लेकिन क्या ड्राइवर जानता था कि पानी इतना भरा हुआ है तो कितनी रफ्तार से गाड़ी चलानी है ताकि लहरों से बेसमेंट में पानी न जाए। एक्सप्रेस ने लिखा है इस गाड़ी या इसके ड्राइवर का कोचिंग सेंटर से कोई संबंध नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि ओल्ड राजेंद्र नगर से नजदीकी पूसा मौसम स्टेशन के रिकॉर्ड के अनुसार शनिवार को 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच इलाके में 31.5 mm बारिश हुई। बेसमेंट में अचानक ही 10 से 12 फीट पानी भर गया। छात्रों को भागने का मौका ही नहीं मिला। चश्मदीदों का कहना है कि इमारत में
बायोमेट्रिक सिस्टम लगा है और ऐसे में बिजली जाने पर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। एक फैकल्टी मेंबर ने बताया कि जब पानी भरने लग गया तो 112 पर कॉल किया गया, लेकिन ट्रैफिक जाम के चलते मदद पहुंचने में समय लगा। एमसीडी ने क्या किया, क्या कर सकती थी? बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने के मामले में और इलाके में पानी भरने के मामले में एमसीडी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर शुरुआत एमसीडी से की जाए तो ऊपर तक जवाबदेही तय होती चली जाएगी। एमसीडी के कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है और नियमों को लागू करने में इनकी क्या भूमिका है, इनके पास कितना स्टाफ है इलाके के अनुसार। एमसीडी को ही पता होगा कि ओल्ड राजेंद्र नगर में कितने बेसमेंट बने हैं और सड़कों पर पानी भरने से क्या खतरा हो सकता है। यही नहीं, जहां भी कोचिंग चल रहे हैं किसी भी शहर में, दिल्ली या पटना में, आप जांच करेंगे तो इसी तरह की लापरवाहियां सामने आएंगी। गनीमत है कि दुर्घटनाएं रोज नहीं होती, लेकिन हर जगह दुर्घटनाओं के कारण व्यापक रूप से मौजूद रहते हैं। 3 छात्रों की मौत के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के सिद्धांत मिश्रा ने बेसमेंट की स्थिति और नियमों को लेकर एक रिपोर्ट की है। मॉडल टाउन रेजिडेंट एसोसिएशन और नेहरू प्लेस मार्केट एसोसिएशन के प्रमुखों ने गंभीर चिंता व्यक्त की है कि इन क्षेत्रों में भी बेसमेंट का धड़ल्ले से मनचाहा इस्तेमाल हो रहा है और यह एक किसी बड़ी त्रासदी को निमंत्रण जैसा है। जैसे ही आप एक इमारत से हटकर बेसमेंट और सुरक्षा इंतजामों को लेकर दिल्ली में नजर दौड़ाते हैं, आपको दिखने लग जाता है कि जवाबदेही भले तय ना हो पाए, लेकिन यह तय कर पाना मुश्किल नहीं कि इस शहर में कहीं भी कोई भी नियम ठीक से लागू नहीं होता। इन नियमों के हिसाब से कुछ भी लागू करना अब असंभव हो चुका है। किसी भी अधिकारी के बस की बात नहीं कि वह सील करना शुरू कर दे। एक से एक प्रभावशाली लोगों की इमारतें हैं, सबको पता है दिल्ली कैसे चल रही है और सबने मिलकर इस शहर के नियमों की इतनी धज्जियां उड़ा रखी हैं कि इन पर कार्रवाई करना असंभव है। आप भी वास्तविकता जानते हैं। दिल्ली सरकार के एक मंत्री सौरभ भारद्वाज ने वीडियो ट्वीट किया। मंत्री अधिकारी से विनती कर रहे हैं, नाले की सफाई का काम देखने चलिए और आईएएस अफसर जाने की बात नहीं करते। क्या कभी आपने सुना है कि मंत्री कहें और आईएएस इनकार कर दें? क्या यही आईएएस दूसरे राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है इस तरह से बोल सकते हैं? सौरभ भारद्वाज के अनुसार यह वीडियो इसी 29 जून का है। नालों की सफाई को लेकर बात हो रही थी। रोड की तो बात कर रहे हैं सब यहाँ बैठ के कि मिंटो रोड की बात कर रहे हैं, आजाद मार्केट की, इसकी उसकी, लेकिन जो पतली गलियां हैं, छोटी गलियां हैं, कॉलोनीज हैं, उसके अंदर डिसिल्टिंग नहीं हुई है, लेबर नहीं है। अनबरासू जी, आज भी पुरानी दिल्ली की फाइल मेरे ख्याल से लेबर की अटकी हुई है। मैंने कब आपसे रिक्वेस्ट करी थी सर? 3-4 महीने पहले। पुराना दिल्ली का छोटी गली सर, इट इज नॉट विथ मी सर। नहीं, आज अगर वहाँ मिस हैपनिंग होती है, अगर आप राउंड लगाओगे, पुरानी दिल्ली की बात मैं खुद कर रहा हूँ, शायद वो मीटिंग से हटके हो, लेकिन ये और भी जो कॉलोनियाँ हैं हमारी, चाहे वो पटपड़गंज हो, चाहे पंजाबी बाग हो, चाहे रोहिणी हो, पीतमपुरा हो, कुछ भी हो, तो कॉलोनियों में भी पानी भर रहा है और डिसिल्टिंग नहीं हो रही किसी वजह से, क्योंकि लेबर हमने किसी वजह से कम कर दी। क्यों कम कर दी पता नहीं। आज आप चीफ सेक्रेटरी साहब, अगर आप एक राउंड रख लें खुद पर्सनल, मेरे साथ चलें आज अभी, तो आपको अंदाज़ा होगा लोग कितने परेशान हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जायज़ लेबर है आप एसेस करके कम से कम लेबर बढ़ा दें। जो अभी तक डिसिल्टिंग नहीं हो पा रही है वो हो जाए कम से कम, क्योंकि 2-3 दिन में बरसात चालू होनी है और तेज़ होगी बरसात, तो लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा मेरे घर की लाइन खोल दो आप या गोपाल राय जी के घर का कर दो, लेकिन इसको थोड़ा एसेस कर लो आप, क्योंकि जो आपने एसेस करके 2-2, 3-3 लेबर आपने दी हुई है, वो कुछ नहीं हो रहा उससे। सर आप जल बोर्ड के बारे में कह रहे हैं सर, पीडब्ल्यूडी के बारे में? जल बोर्ड सर, बरसात का पानी जल बोर्ड का लाइन में आना नहीं है सर, वो आ रहा है तो दैट इज दूसरी बात है। आता है। ड्रेनेज की सफाई का मुद्दा अंतहीन हो चुका है दिल्ली और दूसरे शहरों के लिए। लोग हर साल वीडियो बनाते हैं, जल जमाव का वायरल कराते हैं, अगले साल फिर से वही करते हैं। भारत के शायद ही किसी शहर के पास इसका ठोस जवाब मौजूद है, या वो दावा कर दे कि बारिश से पहले ड्रेनेज साफ किया गया है। बारिश का पैटर्न भी बदला है। दिल्ली में 100 नए जगहों की पहचान हुई है जहां कभी पानी नहीं जमता था, वहां बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसका एक कारण यह भी है कि अब बारिश एक ही दिन और एक ही घंटे में इतनी हो जाती है जितनी 10 दिनों या महीनों में होती है।
हमारे शहर बड़ी दुर्घटनाओं के लिए हर समय तैयार हो चुके हैं। एक बार नजर घुमाकर देखिए, अव्यवस्थाओं का समंदर आपको नजर आएगा। हिंदुस्तान टाइम्स में 27 जून को ही स्नेहिल सिन्हा और पारस सिंह की एक रिपोर्ट है। पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट है कि इस साल 100 से अधिक नए क्षेत्रों की सूची बनी है जहां बारिश के समय जल जमाव हो सकता है, बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे नए क्षेत्र ज्यादातर रिंग रोड से सटे हैं। इसी के साथ दिल्ली भर में 308 ऐसे क्षेत्र बन गए हैं जहां मानसून में बाढ़ का खतरा है। एक्सपर्ट का कहना है कि ड्रेनेज सिस्टम की सफाई पर्याप्त नहीं है। सड़कों का रखरखाव कई तरह की एजेंसियां करती हैं और ड्रेनेज अब इतना पुराना हो चुका है कि जल जमाव और बाढ़ की घटनाएं आम होती जा रही हैं। यह भारत की राजधानी है। अगर यहां युद्ध स्तर पर इसका समाधान नहीं हो सकता तो फिर कहां होगा? जब जल जमाव और बाढ़ का खतरा इतना आम हो चुका है तब फिर बेसमेंट को लेकर नए सिरे से क्यों नहीं सोचा गया? बाकायदा मैपिंग होनी चाहिए थी कि किस इलाके में सड़कों की ऊंचाई बेसमेंट से या उसके उच्चतम तल से अधिक हो चुकी है। अब इस प्रगति मैदान के टनल को देखिए, यह तो नया बना है, इसमें कैसे पानी जमा हो जाता है, पानी भी रिसता है। हाल ही में बारिश आई तो इस टनल को 28 जून को 3 दिन के लिए बंद करना पड़ा। यह वीडियो बारिश के कारण बंद होने के ठीक बाद का है। मैं अपनी कार से जा रहा था, आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी धूल उड़ रही है, जैसे टनल के भीतर कच्ची सड़क हो। यहाँ धूल बारिश के पानी के साथ आई मिट्टी के कारण उड़ रही है। हाल की खबर है कि पीडब्ल्यूडी इस टनल के समानांतर एक अलग ड्रेनेज बना रही है ताकि टनल में पानी जमा होने की समस्या का हल निकाला जा सकेगा, ताकि बारिश के समय बंद करने की नौबत न आए। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। 777 करोड़ रुपए से टनल बना। कुछ जगह तो लागत 920 करोड़ तक बताई जाती है। तो फिर पानी कैसे निकलेगा? इसका इंतजाम क्यों नहीं हुआ? क्या इसके लिए किसी को इस्तीफा देना चाहिए? पीडब्ल्यूडी ने कह दिया कि इस टनल में रिपेयर का काम नहीं हो सकता, इसे सिरे से दोबारा बनाना होगा। बताइए, अब पीडब्ल्यूडी एक अलग ड्रेन बना रही है। अब इसी पर बहस होगी कि जब पीडब्ल्यूडी एक नई ड्रेन बनाएगी तो इसका उद्घाटन कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे या उपराज्यपाल या दिल्ली सरकार का कोई मंत्री? अगर आप बिल्डिंग बाय लॉज देखेंगे तो पता चलेगा कि इसे बनाने वाले अफसरों की कमेटी को सारी अच्छी बातें मालूम है। वे एक एक बात ठीक से जानते हैं, तब भी इन नियमों को लागू नहीं किया जाता। Sir, I have just visited the hospital. I've just visited the hospital and met with the uncle of the boy from Kerala who unfortunately lost his life on the weekend, sir. It's a shocking situation, and I have to say that when you have a brilliant student, all the dreams of serving the nation through taking the UPSC exam have been shattered and the hopes of the family have been shattered, sir. This is a matter which obviously calls for compensation, but no compensation can be enough for the tragic loss of life of a young man cut short in his prime, sir. Now, there are a number of serious issues that need to be addressed, as the previous speaker has pointed out. There is, sadly, a level of violations of basic norms when it comes to building codes, fire safety, flood safety, and so on. That is rampant in the city. The corporation also has responsibility on this. So wait, I have seen in the hands of a journalist a certificate of clearance issued on the 9th of July, sir, by the corporation, allowing these people to do what they're doing, saying they're in compliance. Now, this kind of thing will have to be corrected, sir. At the same time, drains have to be cleaned. They're choked and clogged. Sir, let me just finish. The most important issue, and I say this on behalf of the family also, is to prevent such future tragedies. For this, there has to be a comprehensive inquiry, but there also has to be very specific steps taken to ensure that no other parents coming to our national capital from various parts of the country suffer this kind of loss and tragedies. देश भर से आने वाले जवान बहुत मुश्किल से दिल्ली में गुजारा करते हैं और पढ़ाई करते हैं, हड्डियां गला देते हैं। जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट की कोचिंग के लिए लाख लाख रुपए की फीस है। टेस्ट के लिए 15 से 20 हजार रुपए की फीस है। इन छात्रों से दिल्ली को कितना पैसा मिलता है, यहाँ के बिजनेस को कितना पैसा मिलता है और उससे कितना टैक्स मिलता है, मंत्री को लोकसभा में जवाब देना चाहिए। लेकिन आप भी देखिए कि इन छात्रों की जान की परवाह किस तरह की जाती है। दिल्ली में लापरवाही की कोई माफी नहीं होनी चाहिए। आखिर दिल्ली इस हालत में पहुंची कैसे? पिछले साल सितंबर में मुखर्जी नगर में लड़कियों के एक पीजी में एकमात्र सीढ़ी पर लगे पावर मीटर पैनल में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे आग लगी। 3 मंजिला इमारत थी,
कई लोग घायल हो गए। यह इमारत भी बिना एनओसी के चल रही थी। दुर्घटना के बाद कोचिंग संस्थानों को सील करने की मुहिम शुरू हो गई, जिस तरह से इस बार शुरू हो गई। जनवरी 2020 में भजनपुरा में एजुकेशन पॉइंट कोचिंग संस्थान की छत गिर जाने के बाद 4 छात्रों की मौत हो गई, 14 घायल हो गए। जून 2023 में दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में आग लगी। मुखर्जी नगर के बत्रा कॉम्प्लेक्स के भंडारी हाउस में आग लगी थी। यह भी 3 मंजिला इमारत थी, जिसमें एक बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर भी था। जब आग लगी उस समय 250 लोग इमारत में थे। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी इस आग में 60 से अधिक लोग घायल हुए। इमारत में अग्निशमन से जुड़ा कोई उपकरण नहीं था। प्रवेश और निकासी के लिए दरवाजे एक ही थे। वायरिंग तक खराब पाई गई। तब इस मामले में हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से संज्ञान लिया, सुनवाई शुरू की। दिल्ली पुलिस को एक स्टेटस रिपोर्ट जमा करनी पड़ी जुलाई 2023 में कि दिल्ली में चल रहे 583 कोचिंग संस्थानों में से मात्र 67 के पास अग्निशमन विभाग का एनओसी था। ये हाल है इन संस्थानों का। हर स्तर पर जान से खेला जा रहा है। दिल्ली फायर सर्विसेज ने स्टेटस रिपोर्ट में कहा 461 कोचिंग संस्थानों का सर्वे कर यह पाया गया कि फायर सेफ्टी के तरीकों का पालन नहीं हो रहा। दिल्ली सरकार ने भी कोर्ट को बताया कि 95% कोचिंग संस्थानों के पास अग्निशमन विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं था, जबकि यह एक कानूनी आवश्यकता है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, जिन कोचिंग संस्थानों में मास्टर प्लान 2021 के अनुसार नियमों का पालन नहीं हो रहा, उन्हें बंद कर दिया जाए। किसी भी घटना का कोई दूरगामी असर नहीं होता, खाना पूर्ति वाला एक्शन लिया जाता है। दिल्ली में कोचिंग सेंटर को लेकर कई तरह की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। वही सब हुआ, इमारतें सील की गईं, केस हुआ, फिर सब कुछ पहले के जैसा चलता रहा। कोचिंग संस्थानों के मामले में लगता है नियमों की परवाह किसी को नहीं। यह सब तब होता है जब इस मामले में हाई कोर्ट, एमसीडी या दिल्ली पुलिस या दिल्ली सरकार से कहीं ज्यादा सतर्क और सक्रिय रहा है। इसी अप्रैल 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने मुखर्जी नगर में चल रहे कोचिंग संस्थानों के निरीक्षण का आदेश दिया। नाम के लिए 6 संस्थानों को सील किया गया और कहा गया कि जिन लोगों ने पालन नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार का हर काम फ्यूचर टेंस में होता है और जनता के जीवन से खिलवाड़ प्रेजेंट टेंस में हो जाता है। वह फ्यूचर के लायक बचती ही नहीं। केंद्र की जांच एजेंसियां संपादक और सांसद को अवैध तरीके से गिरफ्तार करती हैं और हम एमसीडी से उम्मीद करते हैं कि वह अवैध तरीके से चल रही लाइब्रेरी या चल रहे कोचिंग संस्थानों को बंद कर दे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।